हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज मैं आपको CGL 24 की प्री की 9 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला सवाल है कि माधव एक आइटम 42,000 में खरीदता है और उसे 20% की लॉस पे बेचता है। लॉस में बेचने के बाद जो रुपए उसे प्राप्त हुए उससे उसको वो 30% की गेन पे बेचता है। तो बताइए ओवरऑल गेन कितना हुआ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो प्रोसेस हमारा ये है कि 42,000 में वो एक प्रोडक्ट खरीदा और उसे 20% की लॉस में बेचा। तो कितना में बेचा? इसका 80/100 पे। अब इससे क्या हुआ, इतना रुपया उसे मिला, इसी से एक और आइटम वो खरीदता है और उसको 30% की प्रॉफिट में बेचता है। तो कितने में बेचा होगा? बेचा होगा इसका 130/100 में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा। अब 42 इंटू 8 हो जाएगा 336 इंटू 130। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 13 गुना 6 8 बचिए 7, 13 6 39, 7 46, ये हो जाएगा 436 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक आइटम 42,000 में खरीदा था, बाकी इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसे इतना रुपए प्राप्त हुए। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? तो हम इसमें घटा देंगे 43680 माइनस 42,000। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1680। तो इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर 3। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका इसका। दूसरा तरीका यह है कि मैं मान लूंगा कि वो एक अमाउंट जो माधव ने एक आइटम परचेज किया था वो 100 रुपये का खरीदा था। तो वो 100 रुपये का खरीदा और उसे 20% के लॉस पे बेचा। तो कितना में बेचा? उसे 80 में बेचा होगा। और इस 80 रुपया में एक और प्रोडक्ट खरीदा वो और उसे 30% के प्रॉफिट में बेचा। तो कितना में बेचा होगा इवेंचुअली उसको? 80 इंटू 130/100, दैट इज 104। तो इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आइटम की प्राइस मैंने 100 रुपये मानी है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 का। तो अगर आइटम की प्राइस वो 1 रुपया होती तो प्रॉफिट कितने का होता? 4/100। यहाँ पे आइटम की प्राइस 42,000 है। तो अगर आइटम की प्राइस 42,000 है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 4/100 इंटू 42,000। तो ये डबल जीरो कट जाएगा। 0 8 16 1680। इस तरीके से मेरा क्या हुआ? ऑप्शन तो वही आया, आंसर तो मेरा वही आया, लेकिन क्या हुआ, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है आपसे। रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपना दिया हुआ 8, तो 8 इंटू 8, और हाइट कितनी है? हाइट है 14। सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू टू 14 हो गया। अब इसको 22 इंटू 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 2 128। तो इसको 22 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 11 लिख सकता हूँ यहाँ पे। और इसको 2 से डिवाइड है और इसको 2 से मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ तो 256 ये हो गया। अब गुना करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। 11 गुना 6 66, कैरी हुआ 6, 11 5 55, 6 61 1, 11 गुना 2 22, 6 28, 2816। तो अपना वॉल्यूम कितना आ गया? 2816। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि 7 साल पहले प्राची का जो एज था ना, अपने डॉटर के एज का 4 टाइम्स था। तो मैं मान लूंगा कि प्राची का प्रेजेंट एज पी है। प्राची का प्रेजेंट एज पी है और उसके डॉटर का प्रेजेंट एज कितना है? डी है। ये मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं आपको पहले। तो क्या बोला है? 7 साल पहले, तो 7 साल पहले प्राची का एज क्या रहा होगा? P-7। उसके डॉटर का एज कितना रहा होगा? D-7। तो बोला है प्राची का एज 7 साल पहले उसके डॉटर के एज के 4 टाइम्स था। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। P-7 इज इक्वल टू 4D-28। तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 4D-21 हो जाएगी। ये मेरा पहला इक्वेशन है। उसके बाद क्या बोला है कि 4 साल बाद प्राची का जो एज है 2.5 टाइम है उसके डॉटर का एज का। तो 4 साल बाद प्राची का एज कितना होगा?
p+4, उसके डॉटर का एज कितना होगा d+4। तो कितना टाइम्स है 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स मतलब 5/2। तो ये इक्वेशन बनेगा। तो अगर क्या मैं यहाँ पे p इक्वल टू 4d-21 p की जगह पे डाल दूं, डाल सकते हैं। 4d-21 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d+20/2। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8d तो -21 प्लस 4 -17, तो यहाँ -34 हो जाएगा इज इक्वल टू 5d+20। तो 3d बराबर 54। तो डॉटर का एज कितना हो गया, डॉटर का एज हो गया 18। तो अगर डॉटर का एज 18 हो गया तो अगर पहले इक्वेशन में मैं डाल दूं उसे तो पी का प्राची का एज कितना हो जाएगा 18 गुना 4 72, 72 माइनस 21 कितना 51। तो प्राची का एज आ गया 51 एंड डॉटर का एज आ गया 18। पूछा क्या है, दोनों का सम पूछा है। तो 51 प्लस 18 क्या हो जाएगा 819 तो 69 अपना आंसर है। लेकिन ये बेसिक तरीका है, इससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसको मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताने का प्रयास करता हूँ, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो क्या है कि आपको क्या बोला है, प्राची वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। प्राची का जो एज है 4 गुना है उसके डॉटर का। तो प्राची और उसके डॉटर का रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। दूसरा क्या बोला है कि 4 साल के बाद क्या बोला है कि प्राची विल बी 2.5 टाइम्स, मतलब 5/2 टाइम्स उसके डॉटर के एज का। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा p/d क्या होगा 5/2। तो देखिए प्राची और डॉटर का एज का रेशियो क्या है 4:1, यहाँ पे क्या है 5:2। ये कब का एज है, ये है 7 साल पहले का, और ये कब का है, ये है 4 साल बाद का। देखिए कहीं प्रेजेंट एज रहा होगा ना उसका, इससे 7 साल पहले उसका एज ये है, इसके 4 साल बाद उसका एज ये है। तो टोटल यहाँ पे गैप कितना हो गया 11 ईयर्स का गैप हो गया। और मेरा उसके डॉटर का एज का में गैप रेशियो में कितना है 1 साल, 1 है। तो 1 बराबर 11। तो अभी क्या हो जाएगा उसका एज, अभी उसका एज क्या है 4 साल बाद क्या है रेशियो में 2 है, तो 2 बराबर 22 और 5 बराबर 55। मतलब 5 ये प्राची का तो 55 उसका प्राची का एज, और 2 उसके डॉटर का तो डॉटर का एज 22। लेकिन ये दोनों एज कब का है, ये दोनों एज है 4 साल बाद का। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज डॉटर का हो जाएगा 22 माइनस 4 दैट इज 18, और प्राची का एज 55 माइनस 4 दैट इज 51। तो इन दोनों का सम पूछा है आपसे, तो सम हो जाएगा कितना 69। इस तरीके से आपका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम बचेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15.75 सेंटीमीटर दे रखी है और आर्क की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो सेक्टर का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है जिसका है 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो एल जिसमें आर्क की लंबाई और आर है सर्कल की रेडियस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू आर्क की लेंथ कितनी है 11 एंड रेडियस की लंबाई कितनी है 15.75 दैट इज 1575/100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 से जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 5 से, 5 3 15, 5 6 7 25 25 315। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 36 1 31 63 बार में। 63 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 8। इसको करेंगे तो 11 गुना 3 33, 3 3 66, 3 16 69 693 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 8 8 64, 5 53, 8 6 48, 5 53 86.6 समथिंग आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल सवाल है, लेकिन इसको जानने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए अगर न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ऊपर अगर इसको एक्सपैंड कर, ऊपर तो ये लिखा हुआ है ना, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो अपना ये वाला टर्म आएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इससे क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा 8.3 अब प्लस 9.2 प्लस 6.1, इसको सम कर लेंगे, 2 1 3 3 3 6 9 6 15 15 8 23, तो 23.6 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, सेक टी का वैल्यू पूछ रहा है और टेन टी की वैल्यू दे रखी है। देखिए एक तो मैंने फॉर्मूला अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर टी की वैल्यू होती है क्या, सेक स्क्वायर टी। तो 10t की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, अपना सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस 10t की वैल्यू दे रखा है 1/3, तो 10 स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9। तो इसको सॉल्व ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10/9, 10/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। तो सेक टी आपसे पूछा है, तो सेक टी की वैल्यू क्या हो जाएगी √10/3। तो ऑप्शन नंबर 3। एक तो ये तरीका है, या फिर हम दूसरा तरीका ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लेंगे, ये एंगल मान लिया टी है, तो टी है तो 10t क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी लंबाई 1 हो जाएगी, इसकी लंबाई 3 हो जाएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी √10। अब सेक टी आपसे पूछा है, तो सेक टी क्या होता है, सेक टी होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की लंबाई क्या है, इसके लिए हाइपोटेनस ये और बेस ये, तो सेक टी हो जाएगा √10/t, √10/3। तो अब इससे भी आपका ऑप्शन सेम ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट P and S are on the same side of the line segment QR such that angle PQR is equal to 90 degree and angle SRQ is equal to 90 degree and PQ is equal to SR. Select the correct statement. देखिए इसमें बोल रहा है कि दो पॉइंट P और S है जो लाइन सेगमेंट QR के एक ही तरफ है। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। यहाँ ये लाइन सेगमेंट हो गया QR, मैं मान लेता हूँ दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे P और एक पॉइंट यहाँ पे S हो गया। P और S दो पॉइंट है लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ, सच दैट पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी क्यू आर 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल अपना 90 डिग्री है। और क्या बोला है, एस आर क्यू 90 डिग्री बोला है, तो एस आर क्यू भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगला इंफॉर्मेशन जो दे रखा है वो दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसकी लंबाई इसके बराबर दे रखी है। तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेता हूं यहाँ पे, तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल जो अपना ये हो गया, ये हो गया एस आर क्यू। इसमें क्या क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, एस आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और पी क्यू की लंबाई दे रखी है एस आर के बराबर। और क्यू आर तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, तो इसकी इस साइड की लंबाई इस साइड की लंबाई बराबर होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, एक साइड की लंबाई दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड की लंबाई के बराबर, एक और साइड की लंबाई भी एक दूसरे से बराबर, और उनके बीच का एंगल एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर जो RHS है वो तो कट जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस की लंबाई तो बराबर नहीं दे रखी है ना, तो RHS वाला तो कट जाएगा, होगा कॉन्ग्रुएंट SAS के थ्रू। अब SAS के थ्रू होगा तो कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SRQ। क्यों, क्योंकि PQ की लंबाई SR के बराबर है ना, PQ की लंबाई SR के बराबर, और QR कॉमन है, और एंगल PQR बराबर है किसके, एंगल SRQ के बराबर। अगर अगर आप ध्यान से ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो उसमें क्या है, अगर अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता तो PQ इज इक्वल टू SQ होता, जबकि PQ इक्वल टू SQ तो नहीं है ना, दोनों की लंबाई अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपना, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SRQ बाय साइड एंगल साइड के थ्रू। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मार्क्ड प्राइस किसी आर्टिकल का 26% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मैं मान लूंगा कि सीपी कितना है, सीपी है 100, तो मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस हो जाएगी 126 हो जाएगी, और उसे डिस्काउंट मिलता है 32% का डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है, तो डिस्काउंट होने के बाद उसे कितना में बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, जब मार्केट प्राइस 126 है और उसे डिस्काउंट 32% का मिला तो बेचा कितना में होगा, इसका 68% में। तो इसका 68% निकाल लेता हूं मैं,
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 126 और 68 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8 6 48, 8 4 8 16 24 शून्य बाकी 2, 8 2 10, इधर हो जाएगा 6 गुना 6 36, 6 12 15 5 बाकी 1 6 7, हो जाएगा आपका 8658 बाई 100। इसका मतलब क्या हुआ, उसे 85.68 में बेचा होगा। तो सीपी अगर 100 है और बेचा इतना में है तो उसे क्या हुआ, उसे लॉस हुआ होगा, कितने का लॉस हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। तो डिफरेंस करने पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा 14.32, 14.32 का डिफरेंस आ जाएगा। और लॉस परसेंट अगर आपसे पूछा है तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट इतना ही होगा। ऐसा मैं करके दिखा देता हूँ। लॉस परसेंट होता क्या है, लॉस परसेंट होता है लॉस जो कि इतना है बाई सीपी जो कि 100 है इंटू 100। तो ये 100 कट जाएगा तो इवेंचुअली 14.32 ही आएगी ना। तो 14.32 अपना आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन। ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन करने को बोल रहा है। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऊपर वाले टर्म को एक्सपैंड कर देंगे तो क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और नीचे क्या बचेगा अपना, नीचे बचेगा अपना साइन ए माइनस कॉस ए। ये तो एक दूसरे को कट कर देगा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अपना ये आंसर हो गया, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है द गिवन चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इन द ईयर 2021। स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए इसमें टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज दिस, देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार इन 2021। तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ कार का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है परसेंटेज में, और 2021 में टोटल प्रोडक्शन दे रखा है। ये पूछ रहा है कि सेंट्रल एंगल कितना होगा। अगर हम डी का प्रोडक्शन कितना है 20% है, तो अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करें तो डिग्री में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना डिग्री होगा। तो इसमें इस डाटा का मेरा कोई यूज नहीं है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली तो एक तो होता है कि 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। तो 20% बराबर कितना, 20% बराबर 3.6 डिग्री इंटू 20 दैट इज 72। तो इस तरह से आंसर अपना ये आ जाएगा। लेकिन 1% बराबर 3.6 डिग्री होता कैसे है, तो देखिए परसेंटेज में कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है 100%। और एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री। तो 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1% बराबर कितना, 360 डिग्री बाय 100 दैट इज 3.6 डिग्री। और आपसे पूछा किसका है, डी का, जो कि 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20% बराबर व्हाट, 20% बराबर 3.6 इंटू 20 दैट इज 72 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेनस इज। देखिए इसमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिनकी दो साइड आपस में बराबर हो। और इसमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दोनों साइड की लंबाई बराबर है जो कि आइसोसेलेस है, तो इसकी लंबाई मैं मान लूं x और x। उसकी एरिया दे रखी है 50 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज x इंटू एक्स इज इक्वल टू 50। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू क्या होगी 10। तो इसकी लंबाई 10, इसकी लंबाई 10। तो हाइपोटेनस की लंबाई क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस की लंबाई हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज √200। तो √200 बराबर क्या, 10√2 हो जाएगा ना, 10√2। तो ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है द पाई चार्ट गिवन शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य, द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज दिस। ये देखिए खर्चे दिखा, पाई चार्ट जो है खर्चे दिखा रहा है कि कितना खर्च अलग अलग चीजों में कितना खर्च करता है। और उसकी टोटल मंथली इनकम 54,000 है। तो पूछ रहा है कितना वो फूड पे खर्च करता है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। 54,000 उसकी मंथली इनकम है, उसका 23% वो फूड पे खर्च करता है। तो इसका 23% में निकालना है।
इसको सॉल्व कर लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 540 इंटू 23, 540 इंटू 23 तो क्या हो जाएगा, 23 गुना 4 92, इधर 9 हो गया, 115 124, 124 12420, 12420 ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग प्रोडक्ट। देखिए इसमें बोल रहा है एक पर्सन है जो कि 16,000 रुपये महीना कमाता है और 80% वो खर्च करता है, बाकी रुपए बचा लेता है। अगर उसका इनकम 20% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए तो बताइए उसकी सेविंग में कितने परसेंट की इंक्रीज होगी। तो जैसा कि हमें इसमें परसेंटेज में बस पूछ रहा है तो मेरे लिए ये डाटा इरेलीवेंट है, इसका मैं बिना यूज किए मैं इसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये डाटा थोड़ा बड़ा है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा। मैं कर लूंगा कि उसकी इनकम जो है ना 100 रुपया है, उस इंसान की इनकम 100 रुपया है। अगर वो 80% खर्च करता है तो उसकी एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी, इसका 100 का 80% दैट इज 80 रुपया। तो सेविंग कितने करेगा, सेविंग करेगा 20 रुपए का। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है उसकी इनकम 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो पहले 100 थी तो अब कितना हो गई, अब हो गई 120। एक्सपेंडिचर बोल रहा है कि 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर था कितना 80, अगर 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 8 इंटू 80 इंटू 110 बाय 100 दैट इज 88। अब उसका एक्सपेंडिचर 88 हो गया। पहले उसका इनकम देखिए 100 था, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। एक्सपेंडिचर उसका 10% बढ़ेगा, पहले एक्सपेंडिचर 80 था, अब बढ़ के कितना हो गया 88 हो गया। तो सेविंग कितना का होगा, सेविंग इन दोनों का डिफरेंस के बराबर, तो डिफरेंस कर लेते हैं, 2 बच गया, 2 1 8 3 11 32। पहले उसकी सेविंग 20 थी, अब उसकी सेविंग 32 है। तो बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग कितना हुआ, तो कितना इंक्रीज किया है, 12 इंक्रीज किया है। कहाँ से इंक्रीज किया है, 20 से, इंटू 100, 20 गुना 5, ये हो जाएगा 60, अपना 60% आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए आप बताइए कि इस नंबर में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि हम इसका सारे डिजिट का सम कर लेंगे, सम करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए सम करके आया है यहाँ पे 21 अगर आया तो क्या होगा, 9 गुना 2 18, अब बच गया 3, तो 3 रिमाइंडर। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 9 का जितना भी मल्टीपल रहेगा वो तो कट ही जाना है ना इवेंचुअली। तो मैं सारे डिजिट का सम क्यों करूं, मैं सारे डिजिट का सम ही नहीं करूंगा। मैं जितना 9 9 आता जाएगा मैं कैंसिल करता जाऊंगा, जैसे कि ये 9 है तो इसको कैंसिल हो जाएगा, ये 7 + 2 9 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 + 4 ये भी 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8 + 2 10 + 3 13। तो इस 13 में 9 से डिवाइड करने पे जो आएगा अपना जितना रिमाइंडर बचेगा वही इस नंबर में डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 4। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम सारे डिजिट का सम भी ले सकते हैं। सारे डिजिट का अगर सम लेना हो तो क्या करेंगे, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 23 30 38 40, 40 में भी अगर 9 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 9 गुना 4 36, 36 कंप्लीटली डिविजिबल है लेकिन 4 एक्स्ट्रा है तो 4 रिमाइंडर बच गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें ये बोला है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर सच दैट वन ईच एवरेज ऑफ द अदर टू। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और उसमें एक एंगल जो है ना बाकी 2 एंगल का एवरेज है, तो पूछ रहा है कि एंगल कौन सा होगा। तो देखिए अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो पहले तो मैं ये बता दूं कि पाई की वैल्यू होती है 180 और तीनों एंगल का सम भी होता है 180। तो अगर कोई ट्रायंगल होगा तो उसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं ये देख लेता हूँ किसका सम 180 डिग्री है, सिंपली उस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 पे देखे तो ये क्या है 90 है, ये 90 है, 60 है, इन तीनों का सम 180 डिग्री से ज्यादा है तो ये तो ट्रायंगल होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, ये कितना है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, इन तीनों का सम कितना है 6 4 105 135, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला अगर आए तो इसमें क्या है, ये है 30 डिग्री,
एक है 60 डिग्री, एक है 90 डिग्री। तो कितना हो गया, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180। तो एक ऐसा ऐसा वैल्यू है जिसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। और बाकी आपको बोला भी क्या है कि एक एंगल जो है ना बाकी दो एंगल का एवरेज है। तो अगर हम इसको देखें 60 को, तो क्या ये बाकी दोनों एंगल के एवरेज के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। 120/2 दैट इज 60। तो ये एंगल वही आया ना 60 डिग्री। बाकी इसको अगर बेसिक से अगर हम करने का प्रयास करें तो बेसिक से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं कि तीन एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैंने मान लिया कि तीन एंगल है, एक एंगल एक्स, एक वाई, एक जेड, तीनों का सम 180 डिग्री। और एक एंगल की वैल्यू है बाकी दो एंगल के एवरेज के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। तो यहाँ से क्या निकला, 2x बराबर वाई प्लस जेड। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालें तो x की वैल्यू तो x ही रखते हैं, वाई जेड के जगह पे मैं डाल सकता हूँ 2x, दैट इज 180। तो 3x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 60 हो जाएगा। तो मैं एक एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ 60, बाकी दो एंगल मैं नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे ऑप्शन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। और ऑप्शन में इतना सिंपल डाटा दे रखा है कि ये तो ट्रायंगल ही, बाकी ये तीनों तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करेगा, एक ही करेगा। तो बाकी ये सब सोचने की भी आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें ये बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। देखिए ये सवाल करने से पहले आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। इसमें यह है कि अगर एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो उस टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होगी। और अगर सर्कल के सेंटर से एक रेडियस इस टेंजेंट पे डालें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इसमें ये बोला है एक सर्कल है जिनकी सेंटर O है, ड्रॉ कर लेते हूं। और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उसमें PA और PB दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किए गए हैं। AB पॉइंट है सर्कल पे, तो PA और PB मैं ड्रॉ कर लेता हूं। और इसमें बोला है PA एंड PB आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ, देन फाइंड एंगल POA। तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। तो अगर आप इस ट्रायंगल को, इसको ध्यान से देखें तो एक तो अपना ये ट्रायंगल है PAO और एक ट्रायंगल है PBO, जिसमें PAO 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। सिमिलरली PB एक टेंजेंट है, OB एक रेडियस है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा बनेगा। ये देखिए रेडियस की बराबर है, आर के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर है, मतलब इन दोनों की साइड बराबर होगी। और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है जो कि हाइपोटेनस के बराबर है। तो ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके थ्रू, RHS के थ्रू, क्योंकि एक साइड बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री है और हाइपोटेनस की लंबाई दोनों ट्रायंगल की बराबर है। तो मैं कह सकता हूं जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं कह सकता हूं कि OPA ये एंगल और OPB ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का तो वही तो नियम है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपस में एक दूसरे का सब चीज बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल टोटल 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये 90 अपना है। अगर हम देखें PAO एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल, एक एंगल 30 एक एंगल 90, तीसरा क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 दैट इज 120। और उसको हम 180 में घटा देंगे तो 180 में घटाने के बाद क्या आएगा, 120 घटाने के बाद आएगा 60 डिग्री। तो अपना 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ए का प्रेजेंट एज जो है ए का तिगुना है किससे, बी से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 3b, ये हो जाएगा। और सी के बारे में बोला है कि सी जो है 5 साल बड़ा है बी से, तो यहां से क्या होगा सी इज इक्वल टू बी प्लस 5। और तीनों का एज मिला के ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75 दे रखा है। तो इससे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ए बराबर 3b मेरा आया तो ए की जगह पे मैं 3b रखता हूँ, बी की जगह पे बी ही, और सी की जगह पे क्या, सी की जगह पे बी प्लस 5। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 75।
अब 3b ये हो जाएगा 5b, 5b बराबर 70, तो b बराबर कितना 14, और तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके थ्रू 14 इंटू 3 42, और c की वैल्यू इसके थ्रू कितना हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस 5 दैट इज 19। तो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 ईयर्स एगो टू द एज ऑफ ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बी का एज 5 साल पहले, तो बी का एज 5 साल पहले कितना होगा, ये तो प्रेजेंट एज है, तो 5 साल पहले उसका एज 9, और ए का एज 3 साल बाद, ए का एज 3 साल बाद 45। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो हो गया 1:5। ऑप्शन नंबर 4। हमारा 18 सवाल है, द मंथली वेज इन रुपीज ऑफ 3 मेस वर्कर राहुल, सुनील एंड विपिन ऑफ बॉयज हॉस्टल फॉर 3 मंथ्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इसमें देखिए 3 वर्कर हैं और 3 अलग अलग महीनों का उसका मंथली इनकम दे रखा है। तो पूछा है नवंबर महीने में सुनील की जो कमाई है राहुल की कमाई का कितना परसेंट है। तो सुनील की कमाई नवंबर महीने में कितनी है, नवंबर महीने में है 10500, और राहुल की कितनी है, राहुल की है 11500। तो ये अमाउंट इसका कितना परसेंट है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ये 00 से 00 कट जाएगा, ये बचेगा 23, ये बचेगा क्या 21, तो होगा क्या 2100 डिवाइडेड बाई 23, 23 जाएगा 9 बार में, 207 बचेगा 30, 23 1 7, और 23 गुना 91.3, 91.3 कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी ये वाली। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं, इसमें बोला है एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, तो क्या हुआ x प्रोपोर्शनल टू 1/y, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म देना होगा, मैं कांस्टेंट टर्म दे रहा हूँ k, x बराबर k/y। तो बोला है x की वैल्यू 2 होती है जब y बराबर 6 हो, तो x की वैल्यू 2 कब, जब y बराबर 6 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो गई 12। अब मेरा फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला ना, x बराबर k/y, पूछा है y की वैल्यू बताएं जब x बराबर 3 हो, तो x बराबर 3, तो k यहाँ तो सॉल्व करके निकाला था ना k बराबर 12, तो k की वैल्यू डाल लेता हूँ, y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/3 दैट इज 4, ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला सवाल है, इफ सम ऑफ आर्स 5000 इज टेकन एट simple rate of interest of 15% per annum for 3 years, and another sum of Rs 8000 is taken at a simple interest of 12% per annum for 4 years, the positive difference of the interest paid is। देखिए इसमें बोला है एक तो प्रिंसिपल 5000 रुपया लिया 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, दूसरा 8000 लिया 12% के रेट पे 4 साल के लिए, तो दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हुआ उन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस क्या है, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है, PRT/100, तो 5000 इंटू 15 इंटू 3/100, तो बचेगा क्या 50 इंटू 15 इंटू 3, एक तो सिंपल इंटरेस्ट अपना ये आएगा, दूसरा क्या आएगा 80 इंटू 12 इंटू 4, ये हो गया, तो 15 गुना 5 750 इंटू 3 दैट इज 0, 5 3 15, 5 बाकी 1 7 3 2250 रुपया एक में सिंपल इंटरेस्ट हुआ, दूसरे में कितना हो जाएगा ये 960 इंटू 4 दैट इज 0 6 चक 24 4 बाकी 2 3840। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कर लेते हैं 2250, इसमें घटा देता हूँ 0 9 8 हो गया 7 5 7 2 1 3 1590, तो अपना डिफरेंस 1590 आया जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, वरुण एंड संदीप started for a car race from the same point in the same direction at the same time on a circular track of length 1635 meter with the speed of 90 km per hour and 108 km per hour respectively. After how much time will they meet again for the first time? देखिए वरुण एंड संदीप एक कार रेस में स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम से, और सर्कुलर लेंथ ट्रैक की लंबाई है 1635 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है एक चक्कर कंप्लीट लगाने में 1635 मीटर, ठीक है, और दोनों की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं किलोमीटर पर, क्योंकि डिस्टेंस मेरा मीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वरुण की स्पीड कितनी हो जाएगी 90 इंटू 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, और संदीप की स्पीड कितनी हो जाएगी 108 इंटू 5/18, तो ये 6 बार जाएगा, बचेगा 30 मीटर पर सेकेंड।
पिछली वीडियो में भी ये सवाल को बताया था, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आप टाइम निकाल लो कि एक कंप्लीट चक्कर निकाल लगाने में कितना समय लगेगा। तो बलून कितना समय लेगा एक चक्कर कंप्लीट लगाने में, डिस्टेंस इतना है, स्पीड उसकी इतनी है, तो टाइम लगेगा उसे, वरुण का टाइम हो जाएगा 1635 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 327 टाइम जाएगा, तो इसका टाइम आया 327/5 सेकेंड। और संदीप का टाइम कितना आ जाएगा, संदीप का टाइम आ जाएगा 1635 डिवाइडेड बाई 30, जो कि आएगा 327/6 सेकेंड। इसको सॉल्व करने 5 से काटा 6 बार, ये कटेगा 327 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का जो एलसीएम आएगा अपना वही आंसर होगा। तो किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना होता है। तो न्यूमरेटर का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 327, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 5 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा 1। तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा 327 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि पाइप MNNS जो फिल करता है टैंक को 25, 50 और 100 मिनट में रिस्पेक्टिवली, और इसमें बोला है N और S को पहले 10 मिनट के लिए साथ में खोला जाता है, फिर पाइप N को बंद कर देते हैं और M को खोलते हैं, फिर पाइप S जो है टंकी भरने से 15 मिनट पहले में इसे बंद कर दिया जाता है। तो बताइए टंकी कितने देर में भर जाएगी अगर इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू रखें तो चलिए इसको देखते हैं। M, N और S, इसका क्या दे रखा है, M 25 मिनट में भरता है, N जो है 50 मिनट में भरता है, और S कितने देर में भरता है 100 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा तो 100 आएगी। मान लेते हैं ये 100 लीटर है, ये क्या है टंकी की कैपेसिटी। तो अगर ये M 25 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 4 लीटर, ये N कितना भरेगा 2 लीटर, और ये कितना भरेगा S 1 लीटर भरेगा। पहले क्या हुआ, पहले N और S को साथ में खोलते हैं 10 मिनट के लिए, तो अगर दोनों 10 मिनट चला तो दोनों 1 मिनट में कितना भर देगा 2 + 1 दैट इज 3 लीटर। तो 10 मिनट साथ चला तो कितना भर देगा 30 लीटर, 30 लीटर भर गया। टंकी कैपेसिटी इतनी थी, 30 लीटर भर गया, तो खाली कितना है इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 70 लीटर, अभी टंकी मेरी खाली है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो पाइप N है ना इसको बंद कर देते हैं, और टंक अब चल कौन रहा है M और S के बारे में बोलते हैं कि इसको 15 मिनट पहले, टंकी भरने से 15 मिनट पहले इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका है कि मान लेते हैं कि इस अब के बाद टंकी x मिनट में भरा है, तो S जो है 15 मिनट पहले क्लोज होता है, M तो क्लोज नहीं होता ना, तो M तो पूरा चलेगा x मिनट, तो उतने देर में कितना भर देगा, क्योंकि 1 मिनट में वो 4 लीटर भरता है, तो उतने देर में भर देगा 4x। और S क्या है, S चला है 15 मिनट कम, तो x - 15 इस तरह से इंटू, क्योंकि 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो इतना हो जाएगा, इन दोनों मिला के कितना करेगा, जितना टंकी खाली है उतना भर देगा, तब तो टंकी भरेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x + x - 15 = 70, तो 5x बराबर 85, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 मिनट। तो पूछा है टंकी टोटल टाइम कितना लेगा टंकी को फिल होने में, तो यहाँ पे 17 मिनट लगा, M और S साथ में चले थे जो, और पहले 10 मिनट चल रखा तो 17 + 10 क्या हो जाएगा 27। एक तो ये तरीका है, बाकी एक दूसरा और भी कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं, यहाँ तक तो सेम है। बाकी मैं यहाँ पे जो बोला है कि S को 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसे बंद ही मत करो। अगर वो बंद नहीं होगा तो क्या होगा, S 15 मिनट और चला दो भाई उसको, तो 15 मिनट चलाने के बाद उसका क्या होगा, 15 लीटर एक्स्ट्रा भर देगा। भरना तो था 70 ही लीटर है ना, 15, क्योंकि 15 मिनट उसको पहले बंद होना था टंकी फिल होने से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट उसको चला दो, 15 मिनट चला दोगी तो 15 लीटर एक्स्ट्रा भर देगा, मतलब कितना टंकी भर देगा इतना, तो ये क्या हुआ 85 लीटर। और दोनों M और S दोनों मिला के 4 + 1 5 लीटर भरता है, 5 लीटर मान लो चला कितना x मिनट के लिए, तो 5 × x लीटर वो भरेगा, भरना कितना है 85, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85/5 इट इज 17 मिनट। यहाँ से भी 17 मिनट आया, 17 मिनट यहाँ पे चला, और 10 मिनट पहले चला था, कौन कौन चला था N और S 10 मिनट चला था, 17 और +10 क्या हो जाएगा 27 मिनट, इस तरह से भी 27 हो जाएगा आंसर अपना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 21 माइनस क्या हो जाएगा 0.7, अब प्लस यहाँ से 1.56, अब प्लस 0.9,
ये देखिए माइनस में है, बाकी सारे प्लस में, तो बाकी जो भी प्लस में सबको प्लस कर देंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे ये और ये प्लस करना आसान लग रहा है 22.56 है, और इन दोनों का डिफरेंस लेना आसान लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2, तो हो क्या जाएगा 22.76 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए एक द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी ड्यूरिंग 5 इयर्स। इसमें ए और बी डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग सालों में कितने लड़के कितने स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल करते हैं उसका संख्या दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 19, 20 एंड 22। इंस्टीट्यूट बी जो कि ऑरेंज से रिप्रेजेंट करता है, इसमें बोला है 19, 20 एंड 22 में कितने, और इंस्टीट्यूट ए 18, 20 एंड 21 में कितने, उन दोनों का रेशियो। तो पहले इन दोनों का सम कर लेता हूं मैं। 200 प्लस 350 550, और 550 प्लस 375 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 7 5 12, 5 3 8 1 9, 925 हो जाएगा। और ए का बोला है किसमें किसमें, ए ब्लू से रिप्रेजेंट करता है 18 20 21, 18 20 और 21, इसका सम मैं कर लेता हूं तो 150 प्लस 250 400, और 400 प्लस 300 700, इन दोनों का रेशियो सॉल्व निकालना है, सिंपली सी सॉल्व हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 140, इसको 5 से करूंगा तो 5 4 9, 5 8 40, 41 42 इंटू 5, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये बचेगा 28, ये बचेगा 37, तो अपना आंसर क्या हो गया 37 डिवाइडेड बाई 28, ऑप्शन नंबर 1। और ये मेरा आखिरी सवाल है, इसमें बोला है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज 22 डिग्री एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डे ऑफ द सेम मंथ इज 26 डिग्री। इफ द एवरेज टेम्परेचर फॉर द एंटायर मंथ इज 24 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द 16th डे। तो देखिए इसमें बोला है पहला 16 दिन, पहला 16 दिन मतलब क्या होगा 1 से लेके 16 तारीख तक, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोला है लास्ट 16 डे, लास्ट 16 डे मतलब क्या 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक, क्योंकि जनवरी महीना 21 दिन का होता है, तो इसका एवरेज टेम्परेचर दे रखा है 26 डिग्री, और लास्ट में दे रखा है कि इंटायर मंथ का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री है, तो इंटायर मंथ मतलब कितना 31 डेज, और उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री। तो देखिए 1 से लेके 16 तारीख तक अगर एवरेज टेम्परेचर 22 हो, तो सारे दिन के टेम्परेचर मिला के सम कितना हो जाएगा 22 इंटू 16। बाकी लास्ट 16 डे जो कि 16 से 31 तक का एवरेज टेम्परेचर 26 है, तो उसका सारे दिन का टेम्परेचर मिला कितना हो जाएगा 26 इंटू 16। अगर हम इन दोनों को सम कर लें तो मेरा कौन कौन से दिन का टेम्परेचर का सम आएगा 1 से लेके 16 तक और फिर 16 से लेके 31 तक। इसमें क्या हुआ 16 वाला जो दिन है 2 बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 16 यहाँ पे कॉमन लूंगा मैं इसमें, 16 इंटू 22 प्लस 26, तो 16 इंटू 48, तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, तो क्या हो गया 256 इंटू 3। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 6 गुना 3 18, 8 कैरी हुआ 1, 5 3 15, 1 16, 6 बाकी है 768, तो 768 डिग्री सेल्सियस ये मेरा हुआ। अब देखिए ये इसमें टेम्परेचर में क्या, ये जो सम आया है इसमें क्या है 16 जनवरी का टेम्परेचर 2 बार काउंट हुआ है, और देखिए 31 दिन में एवरेज टेम्परेचर 24 है, तो सारे 31 दिन मिलाकर टेम्परेचर कितने होंगे 31 गुना 24, इसको सॉल्व करेंगे 4 12 2 6 4 4 7, 744 डिग्री सेल्सियस। ये है 1 से लेके 31 दिन का टेम्परेचर का सम, ये भी है 1 से लेके 31 दिन का टेम्परेचर का सम, लेकिन इसमें 16 जनवरी 2 बार काउंट हुआ है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो 16 डे का जो टेम्परेचर पूछा है वो अपना निकल जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 744, आंसर क्या आ जाएगा 4 4 2 6 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब 16 डे में टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो ये थे आपके 25 सवाल। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।